नमस्कार भाइयों। भूगोल की श्रृंखला में आज हम आपको वायुमंडल के बारे में बता रहे हैं। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। देखिए, कहते हैं कि भाई पृथ्वी है, उसके चारों तरफ वायुमंडल है, चंद्रमा है, उसके चारों तरफ वायुमंडल नहीं है। लेकिन अगर हम बात पृथ्वी के वायुमंडल की करते हैं तो पृथ्वी का वायुमंडल की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। अलग अलग ऊंचाई पर यह अलग अलग तरह से व्यवहार करता है, तो इसलिए वायुमंडल को कुछ परतों में बांटा गया है। देखते हैं सर, अगर हम ये पृथ्वी मान लें, ये अर्थ है, तो इसके साथ जो लगा हुआ भाग है पहला वाला, अभी नोट मत करना प्लीज, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। यानी ये वाला जो भाग है इसकी प्रॉपर्टी अलग है, हमने जिसको लाइन लगा दिया। दूसरा भाग हम नेक्स्ट कलर में ले लेते हैं। दूसरा ये वाला जो भाग है ये है समताप मंडल, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ से ही वायुमंडल ने कवर कर रखा है, ये समताप मंडल है। इसके बाद मध्य मंडल है ये वाला, तो समताप मंडल में हम नीले रंग की लाइन खींच देते हैं और मध्य मंडल में हम लाल रंग की लाइनें खींच देते हैं। और इसके बाद का जो है वो क्या है, वो है बाह्य मंडल, ये वाला जो है। ठीक है, इस तरह से पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसके कई सारे भाग है, सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। लेकिन अभी आपको ये नहीं बनाना है, अभी हम इसको थोड़ा सा समझाकर चलेंगे, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी ऐसे गोले के रूप में है, उसके चारों तरफ से वायुमंडल ने कवर कर रखा है। लेकिन इसको हम समझाते किस हिसाब से हैं, हम समझाते हैं इस तरफ से, क्योंकि हम पृथ्वी को ऐसे प्लेन रूप में देखते हैं, जहां पर हम होते हैं तो वहां पर हमें ये प्लेन रूप में ही दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर ये अर्थ है तो इसके जो ये वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ठीक है। क्षोभ मंडल के बाद का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। यानी स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, समताप मंडल, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवा देंगे हम। पहला है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आयन मंडल, हालांकि बीच में मध्य मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य मंडल ले सकते हैं आप चाहे तो, छोटा सा एक पोर्शन ले लेते हैं मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, ये समताप मंडल का ही एक भाग है। फिर है आयन मंडल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। ठीक है, आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद है बाह्य मंडल। ठीक है, तो सबसे पहले आप मैप जो है ना इस हिसाब से बनाकर चलेंगे अपने हिसाब से। पृथ्वी के बाद क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल यानी बाहरी मंडल। ठीक है, तो आपको बाह्य मंडल तो सभी समझ रहे, जो सबसे बाहर है वो बाह्य मंडल हो गया। एक्सोस्फीयर या एक्सोस्फीयर जो हो गया सर। अभी हम इनके बारे में एक एक चीज को लेकर चलेंगे सर। हम सबसे पहले बात करते हैं हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रोपोस्फियर हमने ऐसे कर्व के रूप में दिखाया है, घुमाव के रूप में दिखाया है। तो भाई जो क्षोभ मंडल है वो ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर वो झुका हुआ है, और बीच में जहां भूमध्य रेखा वहां पर ऊंचाई ज्यादा है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर और यहां पर है इसकी 18 किलोमीटर। ये हम दोनों को ध्रुव मानकर चल रहे हैं, ये हम भूमध्य रेखा मान के चल रहे हैं। तो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और क्या बोलते हैं ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। पहली चीज याद रखना कि क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर ध्रुवों पर झुका हुआ है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ज्यादा है। नोट कर लेना, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई ध्रुव यानी पोलर्स, जो पोल्स होते हैं, पोल्स पर ऊंचाई कम है, और जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन जो है उस पर ऊंचाई ज्यादा है, 18 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले हम इसी को क्लियर करेंगे, आपका ये मैप क्लियर हो चुका होगा। तो क्षोभ मंडल
यानी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपो लिख रहा हूं मैं, स्फीयर आप समझ ही गए हैं, ट्रोपोस्फियर। अब आ जाते हैं भाई, देखिए अभी मैंने बताया कि भाई ये ध्रुवों पर झुका हुआ है और भूमध्य रेखा पर थोड़ा ऊंचा है। ऐसा क्यों है? देखिए भाई, ये सभी जानते हैं कि अगर हवा हल्की हो जाए, गर्म हो जाए, तो वो हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ भागती है। हवा ठंडी होने पर नीचे की तरफ आती है, भारी हो जाती है वो। ध्रुवों पर बर्फ है, मौसम ठंडा है। हमने आपको बताया था अक्षांश रेखाओं में, जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलेंगे, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है भाई। तो इसीलिए भूमध्य रेखा पर तापमान ज़्यादा है, तो वहाँ पर वायु जो है हल्की हो जाती है, तो वो ज़्यादा ऊंचाई तक पहुँचती है। ठीक है, उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, फैल जाती है। और ध्रुवों पर क्या है, कम है, तो कम है तो क्या है, वो उसकी ऊंचाई कम हो जाती है सर। टेम्परेचर कम है तो सिकुड़ जा, टेम्परेचर कम होने से वायु जो है या गैस जो है वो भारी हो जाती है, तो वो उनकी ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक है, पहली चीज होगी क्षोभ मंडल की। दूसरी, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम संबंधित सभी घटनाएं। अब मौसम संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है, जैसे आंधी, बारिश, मेघ गर्जन, मेघ या मेघ गर्जन, ये सभी के सभी क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं सर। इससे ऊपर ये सब घटनाएं नहीं होती, समताप मंडल में ये सब नहीं होती। तो क्षोभ मंडल में दो चीज होगी, पहली चीज ये पृथ्वी से लगा हुआ सबसे पहला मंडल, दूसरा मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसी पर होती हैं। ठीक है, और ये तो समझ में आ गया कि ये झुका हुआ ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर उठा हुआ। यहां तक क्लियर है? ओके। क्षोभ मंडल की एक और खासियत है कि जब हम क्षोभ मंडल में पृथ्वी से ऊपर की तरफ चलते हैं, याद रखना सिर्फ क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं मैं, समताप मंडल की नहीं कह रहा। तो अगर हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं, अगर हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। ठीक है भाई, नोट कर लेना। क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, यानी ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। ये आपने देखा भी होगा, पहाड़ी एरिया जो होते हैं, पहाड़ों पर तापमान कम होता, बर्फ मिल जाती है, जबकि प्लेन में बर्फ नहीं मिलती जनरली। ठीक है, तो पहाड़ों पर तापमान कम होने का भी यही कारण है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ये क्यों कम होता है? देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ी, रेडिएशन आया। अब पृथ्वी पर ये सूर्य की किरणें पड़ने के बाद पृथ्वी गर्मी देना शुरू करेगी। अब जैसे गर्मी देना शुरू करेगी, ये जो एरिया है पृथ्वी की, ये जो सतह है, ये गर्म होनी शुरू हो जाएगी। इससे जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन, ऊपर की तरफ निकलेगा। अब ऊपर की तरफ निकलेगा तो ज्यादातर इस एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी होगी। जितना ऊपर चलते रहेंगे वो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता रहेगा। ठीक है, यानी कि जो अभी हमारा गर्मी का मौसम चल रहा है तो ज़्यादा गर्मी है, पृथ्वी का, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं, भभका निकल रहा है। तो जो पृथ्वी का भभका होता है उसके कारण होता है सर ज़्यादातर। इसीलिए शाम के टाइम देखा होगा कि दोपहर में 12 बजे इतनी गर्मी नहीं होती जितनी शाम को 3 और 4 बजे के आसपास होती है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पूरी गर्म हो चुकी होती है। तो ऊपर सूर्य की गर्मी, नीचे पृथ्वी की गर्मी, तब ज़्यादा गर्मी बनती है सर। समझ में आ गया? तो इसीलिए 165 मीटर ऊपर जाए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। क्लियर हो गया? ये कहाँ की बात है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में एक होती है घटना जिसे बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम। क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम चलती है सर। ये पछुआ पवन है, पछुआ पवन है, यानी कि पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को चलने वाली हवा है जेट स्ट्रीम। कौन से मंडल में चलती है भैया? ये क्षोभ मंडल में ही चलती है। ओके, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, याद रखना, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर चलने वाली पछुआ पवन है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर चलने वाली पछुआ पवन है। ये भी क्लियर हो गया? इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम सर। क्षोभ मंडल और समताप मंडल जहां मिलते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रोपोपाज।
ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल है, और ट्रोपोपाज मतलब क्षोभ मंडल की सीमा। तो ये ट्रोपोपाज के बिल्कुल पास में चलती है जेट स्ट्रीम। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। नाम से पता पड़ रहा है, सम मतलब समान, ताप मंडल। स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, स्फीयर तो है ही, स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। समान तापमान मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, समताप मंडल में टेम्परेचर समान रहता है। ठीक, इसकी खासियत क्या है सर? पहली चीज, अब देखिए इसमें ना तो आंधी होती है क्योंकि वो तो क्षोभ मंडल में, ना बारिश होती है, ना टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है, टेम्परेचर भी फिक्स है। इसीलिए जो सुपरसोनिक विमान होते हैं, ज़्यादा तेज गति के वायुयान होते हैं, वो इसी में उड़ना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती। भाई सुपरसोनिक विमान है, मान लिया 1500 या 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहा है, तो वो किस में उड़ना पसंद करेगा? इसमें उड़ना पसंद करेगा, क्योंकि सामने से आंधी चलेगी, उससे प्रॉब्लम होगी, बारिश में भी प्रॉब्लम होती है। तो लिख लेना, समताप मंडल में सुपरसोनिक, जिनकी गति ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है, ऐसे विमानों को सुपरसोनिक बोलते हैं। 332 मीटर प्रति सेकंड या उससे ज़्यादा की स्पीड से अगर उड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक विमान, सुपरसोनिक जो होते हैं विमान, वो क्या है? वो समताप मंडल में उड़ते हैं। नोट कर लिया पहले, सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में उड़ते हैं, पहली चीज इसकी। दूसरा, तापमान समान होता है, ये हो चुका है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत। अब ओजोन क्या है? O3 होती है। समताप मंडल में ओजोन या O3 की परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत जो होती है लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अगर हमें ओजोन ढूंढना है तो 30 किलोमीटर ऊंचाई पर होगी। ठीक, अब आ जाते हैं, यानी कि जो O3 है, O3 की जो डेंसिटी है वो इस हिसाब से है कि वो अगर यहाँ से छोड़ दी जाए तो लगभग 30 किलोमीटर ऊपर जाकर स्थिर हो जाएगी वो। ठीक है, लगभग कह रहे हैं हम, 30 में 28, 30, 32 ऐसे 4-5 किलोमीटर की मोटाई में है ये परत। ओजोन की मोटाई मापने की इकाई है डॉब्सन। ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? डॉब्सन में मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन में मापते हैं। ये क्लियर हो गया? ओजोन मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है। ओजोन परत जो है मनुष्य के लिए और पूरे जीव मंडल के लिए, जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु है सभी के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। ठीक है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो जो सूर्य से किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, इनको ये रोक लेती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती, इसलिए फायदेमंद है। ये जो पराबैंगनी किरणें अगर ये पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाएगी तो मनुष्य को त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। ये खतरनाक है मनुष्य के लिए। ठीक है, ओजोन इसीलिए हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि खतरनाक चीज को आने से रोक रही है। ये भी क्लियर हो गया? ओके। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये ठीक है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रीज वगैरह, AC वगैरह से जो निकलती है CFC, वो ओजोन को नुकसान भी पहुंचाती है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं, अब एक चीज और आती है यहां पर ओजोन में के बाद, कि इसके बाद आता मध्य मंडल। मध्य मंडल जैसा कि मैंने बताया उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन याद रखना कि जो मध्य मंडल है उसमें ऊपर टेम्परेचर थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, चेंज हो जाता है। समताप मंडल में फिक्स है, ऊपर उसमें घटने लगता है सर। इसके बाद जब आयन मंडल आता है उसमें बढ़ने लगता है। तो ये अलग अलग सिस्टम है, उसको आप याद मत करिए कहाँ पर घट रहा है कहाँ पर बढ़ रहा है, आपको सिर्फ नीचे याद रखना है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो अभी हम कितना पढ़ चुके हैं? पृथ्वी, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। अब समताप मंडल की बात जब करते हैं, इसमें ओजोन परत पाई जाती है तो इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ये पढ़ चुके हैं। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, कोई खास बात नहीं है। इसके बाद आता आयन मंडल, आइनोस्फीयर।
मध्यमंडल को मीजोस्फीयर बोलते थे, आयन मंडल को बोलते हैं आयनोस्फीयर। यहां पर जो है गैस वगैरह जो है आयन के रूप में मिलती है सर, ठीक है। तो इस आयन मंडल की खासियत क्या है? पहली बात देखिए सर, जो हमारा आयन मंडल है वो लगभग 60-80 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू हो जाता है, 60-70-80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। वो अलग अलग भिन्नता है सर, ठीक है, अलग अलग पैमाना है। तो 70 मान लेते हैं, 70 की स्पीड ऊंचाई से शुरू होता है और लगभग 650 किलोमीटर ऊंचाई तक हम आयन मंडल मानते हैं। 650 के बाद जो चलता बाह्य मंडल, उसका पता नहीं हजारों किलोमीटर दूर तक वो क्या है, बाह्य मंडल है। उसकी कोई सीमा नहीं बताई वैज्ञानिकों ने, कह दिया लास्ट तक वही माना जाता है आयन मंडल। आयन मंडल की जो खासियत है सबसे ज्यादा हमारे यहाँ की जो रेडियो किरणें होती हैं, रेडियो किरणों का परावर्तन करता है। सभी प्रकार की रेडियो किरणें, लॉन्ग वेव्स हो या शॉर्ट वेव्स हो, सभी प्रकार की रेडियो किरणों का परावर्तन किससे होता है? आयन मंडल से होता है। जो हम रेडियो सुन पाते हैं तो वो क्या होता है, हमने यहां से मान लिया दिल्ली से चलते हैं, दिल्ली से रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष में भेज दिए, दिल्ली से रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष में भेज दिए, आयन मंडल में जाएगा और वापस पृथ्वी पर आएगा। अगर ये आयन मंडल नहीं होता तो रेडियो प्रसारण संभव नहीं था सर। समझ में आ गया सर? तो सभी प्रकार की रेडियो किरणों का परावर्तन आयन मंडल से होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव, इसमें डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत, 4 तरह की परत मुख्य होती है। नीचे वाली डी होती है, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, ठीक है। तो डी परत में क्या होता है, लॉन्ग वेव, और एफ जी परत में शॉर्ट वेव्स का वापस आ जाती है। लेकिन उसको छोड़िए, आयन मंडल में एक और बहुत प्रसिद्ध चीज होती है सर। आयन मंडल में क्या होता है कि उत्तर ध्रुवीय ज्योति, उत्तर ध्रुवीय ज्योति जिसे बोलते हैं सुमेरु ज्योति, और दक्षिण ध्रुवीय ज्योति जिसे बोलते हैं कुमेरु ज्योति। इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑरोरा, AURORA, ऑरोरा। ऑरोरा या उत्तर ध्रुवीय ज्योति और दक्षिण ध्रुवीय ज्योति की घटनाएं दिखाई देती हैं। देखिए जो हमारे ध्रुवीय एरिया, आर्कटिक और अंटार्कटिका के आसपास का जो एरिया है, वहां पर क्या होता है कि रात के समय या फिर सुबह सूर्य निकलने से पहले अंतरिक्ष में रंगीन लाइटें दिखाई देती हैं। जैसे डीजे वगैरह पर इसमें आपके जो बार वगैरह होते हैं, इनमें जो लाइट होती है, रंगीन लाइटें होती हैं, इस तरह की लाइट पूरे अंतरिक्ष में दिखाई देती है। बहुत शानदार नज़ारा होता है। इसको आप एक तरह से जो हमारे आश्चर्य होते हैं, 7 आश्चर्य जैसी चीज़ें हैं, उस आश्चर्य जैसी चीज़ों में भी रख सकते हैं। बहुत शानदार हरे रंग, नीला रंग और लाल रंग की जो मतलब लाइटें होती हैं, तो उत्तर ध्रुव के पास और दक्षिण ध्रुव के पास दिखाई देती है। उत्तर ध्रुव के पास सुमेरु ज्योति बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव के पास कुमेरु ज्योति बोलते हैं। इंग्लिश में इनका नाम रखा गया ऑरोरा, ठीक है। कैसी दिखाई देती है उसको चलो हम आपको बता देते हैं सर। देखिए अगर आप देखेंगे तो इस टाइप की रंगीन लाइटें दिखाई देती है सर। आपको दिख रहा होगा कितनी शानदार लगती होंगी रात के टाइम अगर अंतरिक्ष में ऐसी रोशनी फैल जाए तो। पूरे अंतरिक्ष में, छोटे बहुत एरिया में नहीं, ये मैंने अलग अलग जगह से ये इकट्ठे हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे पूरे अंतरिक्ष में इसी तरह की लाइट दिखाई देगी। यहाँ पर नीली और ग्रीन दिख रही है, यहाँ पर हल्का सा पीलापन ले रहा है, यहाँ पर लालपना मिल रहा है सर। तो इस तरह की लाइनें जो बहुत ज़्यादा मात्रा में रात के टाइम दिखती हैं तो शानदार दृश्य होता है, बहुत देखने लायक दृश्य होता है, जिसे हम कुमेरु ज्योति और सुमेरु ज्योति के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अब हम दूसरी चीज पर। ये अभी हमने आपको बताया वायुमंडल की परत। वायुमंडल की जो परत है सर, ये अलग अलग क्यों बनी? देखिए अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती है तो इसलिए बनती चली गई। अब हम आयन मंडल तक आ चुके हैं, आयन मंडल के बाद आता है बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल मैं बता चुका हूँ बहुत आगे तक, बहुत विस्तृत रूप में है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सा मंडल फैला हुआ तो बाह्य मंडल ही फैला हुआ है, ठीक है भाई। दूसरी बात, बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है सर।
अब ये क्यों होती है सर? सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है सर, तो सबसे हल्की गैस है तो सबसे ऊंचाई पर मिलेगी। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, दिमाग पे याद रखने के लिए जोर भी नहीं लगाना। हाइड्रोजन हल्की गैस है तो सबसे ऊंचाई पर मिलेगी, तो सबसे बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलती है। अगर हम अपने वायुमंडल की बात करें तो हमारे वायुमंडल में जो 4 प्रमुख गैस है वो कौन सी है? हमारे वायुमंडल में सबसे प्रमुख गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है? 78 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 08 इस तरह के 78.08%। इतना परसेंट क्या भैया हमारी कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। इसके बाद ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन कितनी है? 20.94%। 94 भी कह सकते हो, 95 भी कह सकते हो, 96 भी कह सकते हो, लगभग 21 भी कह सकते हो। लगभग 21% ऑक्सीजन है सर। नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, इसके बाद है ऑर्गन। इसके बाद है CO2, ठीक है, 0.4% के आसपास है और 0.03%। ये इसको देख लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण ये है CO2 0.03% है। अगर हम इसकी बात करें इस हमारे वायुमंडल की संरचना की, तो इसमें 2 चीज़। पहला जो सवाल बनता है, ध्यान से सुनना जो भी मैं बता रहा हूँ, पहला सवाल बनता है कि हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। सभी जानते हैं, कोई गलती नहीं करता, लेकिन कई बार हम इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि ध्यान नहीं देते लैंग्वेज पर। कई बार सवाल आया है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस ऑर्गन है। चारों गैसों का क्रम होना चाहिए। कई बार ऐसा भी आया है कि सबसे ज़्यादा से कम की तरफ को घटते हुए मात्रा में लगाइए, तो इन दोनों को जानते हैं, इनमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। तो 3rd नंबर पर ऑर्गन है, 4th नंबर पर CO2 है, ठीक है। दूसरी बात भाई, अगर हम CO2 की बात करें तो ये जो इसका परसेंट है, ये थोड़ा सा देखिए, ऑक्सीजन और CO2 का भी घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर इसकी मात्रा, इसकी परसेंटेज भी घटती बढ़ती रहती है। ये सब परसेंट में है भाई। जैसे अगर हम चले जाएं जहाँ पर फैक्ट्री एरिया है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर CO2 ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जितनी भी फैक्ट्री वगैरह होती है उनके धुएं से CO2 वगैरह ज़्यादा निकलती है, तो ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर हम खुले एरिया में चले जाएँ जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, खेत ज़्यादा हैं, खेत खलिहान ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर CO2 कम हो जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा बहुत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो जाती है, तो इसलिए इसको अस्थायी गैस भी, अस्थायी प्रकृति की गैस भी बोल देते हैं। अस्थायी प्रकृति वायुमंडल के लिहाज से, वैसे नहीं सर, ठीक है। तो ये हमने वायुमंडल की संरचना बताई कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है, कितने परसेंट है, और बाकी वायुमंडल की कौन कौन सी स्फीयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं। आज की वीडियो थोड़ी छोटी ही रहेगी सर, क्योंकि हमें पूरा एक टॉपिक क्लियर करना है। बहुत सारे भाई कहते हैं जी आप वीडियो की लेंथ बढ़ाइए, बहुत सारे अलग अलग कमेंट करते हैं। तो देखिए, जो मैं बता रहा हूँ, मुझे जिस वीडियो में जितना कराना है मैं उतना ही कराऊंगा, समझ में आ गया? जिस वीडियो में मुझे जितना कराना है मैं इतना करा कर चलता हूँ प्रत्येक वीडियो में। वो आपके लिए एक दिन के लिए काफ़ी होना चाहिए, या एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए उसमें। अभी देखिए, जैसे नदी का बताया हमने, 2 दिन में बताया नदियों को, अगर हम उसको एक दिन में पढ़ाते तो बहुत बड़ी गलती हो जाती, नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। इसलिए हमने नदी को 2 दिन में लिया। ये छोटा टॉपिक है, 1 दिन में कवर हो गया। तो मुझे अगर लगता है कि इसको बच्चे एक ही बार में वीडियो देखकर कवर कर लेंगे तो हम उसको एक वीडियो बनाएंगे। मुझे जितना लगता है कि इसको स्टूडेंट्स को एक वीडियो में इतना ही देना, तो उतनी बड़ी ही वीडियो देकर चलते हैं, ठीक है भैया। दूसरी बात, आपने एक चीज़ नोट की होगी, अभी चलो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, आपका टाइम भी ख़राब कर रहा हूँ, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो हमारी जो पढ़ाने की स्पीड मानिए या तरीका मानिए या कुछ भी मानिए, हम इसी चीज़ को अगर करने लगे, इधर उधर की चीज़ें बताने लगे, फालतू की बकवास करने लगे, तो अगर हमारी कोई वीडियो 30 मिनट की है तो वो 45 मिनट या 50 मिनट में ख़त्म होगी। हमारी जो 40 मिनट की वीडियो है, पढ़ाएंगे उतना ही, मैटर उतना ही होगा। बहुत सारे करते हैं इस चीज़ को, जितना हम 40 मिनट में पढ़ा रहे हैं वो 1.5 घंटे में उसको कवर करते हैं सर। ऐसी भी वीडियो बनती है सर, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, वो टाइम पास वाली बात होती है, ठीक है।
बाकी जैसा भी हम पढ़ा रहे हैं आप उसको देखिए, अच्छा बुरा वो आप जाने कैसा लग रहा है। बाकी थोड़ा कमेंट करें तो हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ता है भैया। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।